हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 में। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि सीएफटी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत किया जाए। वेलकम है सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक, पढ़ें जरा। सबसे पहली चीज की सीएफटी की जरूरत क्यों पड़ी, तो लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम सीएफटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस। वीवीटी में क्या है, बहुत जमाने भर के अजम्पशंस होते हैं ना, तो बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, इसलिए ऐसी कौन सी थ्योरी होती है जिसमें जमाने भर के अजम्पशन हो। कम अजम्पशन होने चाहिए ना, बहुत कम होने चाहिए। चलो अगला देखो। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मैग्नेटिक डेटा यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन के बारे में ये नहीं बताता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कंपाउंड। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होता है। डायामैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो कलरलेस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 तो कलर्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 मतलब कलरलेस। या आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कर लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो कलर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं हुए तो कलरलेस। ठीक, अगला देखो। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन WFL एंड SFL, मतलब वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में ये नहीं बताता कि कैसे पता करना है। बस इनने बोल दिया था कि साइनाइड, CO और अमोनिया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बाकी सारे वीक फील्ड होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। बताया नहीं था कि कैसे होता है ना। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहीड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, 4 होती है, तो या तो स्क्वायर प्लेनर होता है या टेट्राहीड्रल। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे करना है, कि कैसे टेट्राहीड्रल आ रही है और कैसे आपका स्क्वायर प्लेनर आ रही है ना। तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं बताता, ये लिमिटेशन थे। अब इन्हीं सब चीजों को दूर करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी क्या होती है, तो कुछ एक पोस्टुलेट हैं इसके, एक दो है ना, तो वो पढ़ लो क्या कह रहे हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल या अप्रोच विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्प्लिटिंग इन मेटल डी ऑर्बिटल्स। मतलब मेटल के डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग करता है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना। मतलब मेटल के डी ऑर्बिटल बिखर जाते हैं। बिखर जाते क्यों, क्योंकि अलग अलग एनर्जी के हो जाते हैं, है ना। कैसे होते हैं वो अपन धीमे धीमे समझेंगे। अगला क्या कह रहे हैं, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस। मतलब अगर एनायन होगा तो लिगेंड को हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे, अगर लिगेंड तुम्हारा एनायन हुआ। अगर न्यूट्रल हुआ तो क्या बोला, डाइपोल। न्यूट्रल हुआ तो डाइपोल। डाइपोल का मतलब कितने पोल, 2 पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो हम जो डोनेशन कराएंगे इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल लिगेंड का, वो नेगेटिव पोल से डोनेशन दिखाएंगे। ठीक, अब कुछ बेसिक टर्म समझ लो क्या क्या होते हैं। जैसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है, आपको पता है ये कि 5D के जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में डीजेनरेटेड होते हैं। क्या होते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डेफिनेशन है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल को क्या बोलते हो, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हो। 5 बॉक्स बना रहे हैं मतलब पांचों डीजेनरेटेड हैं, बराबर एनर्जी के हैं। ठीक, अगला देखो। एक हमने दिया T2G सेट और एक दिया EG सेट। T2G सेट का मतलब ट्रिपली डीजेनरेटेड और EG सेट का मतलब डबली डीजेनरेटेड। ट्रिपली डीजेनरेटेड कौन से वाले, ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस के बीच में आते हैं। ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस के बीच में आते हैं, जैसे ये वाले इस टाइप के। ठीक, DXY, DYZ, DZX। ठीक, अगर ऐसे वाले लोब लिए, ऐसे वाले ऑर्बिटल लिए जिनके लोब एक्सिस पर आते हैं, जैसे DX² माइनस Y² और DZ²। याद करो ऐसा डोनट शेप होता था इसका, ऐसा बेबी सूत्र डायग्राम, याद है आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। तो ऐसे वाले कौन से हैं, ये तीनों ऐसे वाले हैं जिनके लोब एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। और ऐसे वाले कौन से हैं, जिनके लोब एक्सिस पर ही आ रहे हैं। बात समझ में आई क्या बोला मैंने। T2G सेट 3 बॉक्स, EG सेट 2 बॉक्स। 3 ऑर्बिटल ऐसे जिनके लोब एक्सिस के बीच में, 2 ऑर्बिटल ऐसे जिनके लोब ऑन द एक्सिस होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम समझ लेते हैं ऑक्टाहीड्रल फील्ड में क्या कर रहे हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अब ये ऑक्टाहीड्रल फील्ड क्या होती है सर, जैसे कोई मेटल होता है, वो अकेला है, मेटल अकेला है, उसके पास लीगेंड आते हैं कि आओ बेटा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो मेटल कहता है आ जाओ, तो मेटल ने लीगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया Ml6। ठीक, अब ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री आप जानते हो ऐसी होती है, 4 लीगेंड एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ऐसी होती है ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं
तो आप इससे समझ लो। देखो दिख रहा है आपको, ये जो आपको सेंटर पर दिख रहा है, ये येलो वाला दिख रहा है, येलो, हाँ ये येलो वाला, ये होता है मेटल, ठीक है। और ये लीगेंड, ये लीगेंड, ये लीगेंड, ये लीगेंड, ये सारे लीगेंड लगे हुए हैं इसमें, है ना। तो 4 लीगेंड एक प्लेन में हैं और एक लीगेंड अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। आराम से देख लो जरा, 2-3 सेकंड लेके, दिख रहा है। जो मैंने पकड़े हैं वो अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन है, और बाकी चारों एक प्लेन में, ठीक है। अब होता क्या है, जब मेटल तुम्हारा फ्री स्टेट में है, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, तो इसके पांचों डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल ऐसे दिखेंगे। यही लिखा मैंने, फ्री स्टेट में, मतलब मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, सिर्फ मेटल है, सिर्फ मेटल है ना। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाने जाएगा तो Ml6 इसने कॉम्प्लेक्स बनाया और कॉम्प्लेक्स में इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसकी एनर्जी बढ़कर हो गई ऐसी, मतलब इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। एनर्जी बढ़ी, जैसे ही अब लीगेंड डोनेट, देखो लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहे हैं तो ये अपनी एनर्जी बढ़ा लेगा। जैसे ही लीगेंड ने डोनेट किया ये बिखर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। कैसे? 2 का सेट अलग हो जाएगा जिसको Eg सेट बोला, और 3 का सेट अलग हो जाएगा जिसको T2G सेट बोला। इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा O लिखते हैं, और डेल्टा O क्या होता है? CFSE, इसका फुल फॉर्म लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखो यहां लिखा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड Eg सेट, ठीक है। और O क्या बताता है? O बताता है ऑक्टाहीड्रल फील्ड, ठीक। तो होता क्या है, इसकी स्प्लिटिंग होती है कैसे? 2 का अलग सेट और 3 का अलग सेट हो जाता है। एक रेफरेंस वैल्यू मान लेते हैं जिसको बेरी सेंटर बोलते हैं, इसको 0 वैल्यू मान लो। इससे ऊपर जाओगे प्लस 0.6 डेल्टा हो या 3/5, और इसके नीचे आओगे -0.4 डेल्टा हो यानी कि -2/5 इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकला है ना। तो ये कहानी होती है, समझ गए। अब ऐसा क्यों होता है ये समझ लेते हैं। इधर इधर आओ जरा, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये तुम्हारी ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक। ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है, इस मेटल के, ये जो बीच में बना है, इस मेटल के कुछ डी ऑर्बिटल भी होंगे। कहां पर होंगे? एक्सिस पर होंगे और एक्सिस के बीच में होंगे। और ये जो लीगेंड है ये कहां से आ रहे हैं? ये एक्सिस से आ रहे हैं। कैसे? अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है, मेटल M है, ठीक है, ये तुम बोल दो y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो लीगेंड कहां से आ रहे हैं? एक्सिस पर आ रहे हैं देने, एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं। और अगर ये एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस पर लाई करते हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा। क्यों? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और लीगेंड भी दौड़ती हुआ आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, लीगेंड भी दौड़ती हुआ आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस पर होते हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लीगेंड एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आते हैं। क्लियर हो गई बात? इसलिए इसमें ऊपर चला जाता है Eg सेट और नीचे आ जाता है T2G सेट, ठीक है। क्लियर, समझ गए? फिर से सुन लो, मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं वो जो एक्सिस पर लाई कर रहे हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा। क्यों? क्योंकि लीगेंड भी लोन पेयर देने जब आते हैं, इलेक्ट्रॉन देने जब आते हैं तो एक्सिस से ही आते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो भाई, ये हो गई तुम्हारी ऑक्टाहीड्रल फील्ड। अब चलते हैं हम टेट्राहीड्रल में। देखो टेट्राहीड्रल की बात करूंगा, केस 2 बना दिया मैंने, टेट्राहीड्रल लिख दिया पहले से ताकि टाइम खराब नहीं हो। समझ, इतना तो आप समझ ही जाते हो ना। Ml4 है, मेटल ने लीगेंड के साथ कॉम्बिनेशन किया, टेट्राहीड्रल Ml4 ज्योमेट्री, 109.5 डिग्री एंगल होता है। तो ये जो टेट्राहीड्रल लीगेंड आपके, ये जो ज्योमेट्री बनी टेट्राहीड्रल, क्या हुआ? सबसे पहले फ्री स्टेट में मेटल रहा, उसके पास डी ऑर्बिटल रहे, ये तो क्लियर है। जैसे ही उसने कॉम्प्लेक्स बनाया Ml4, इसकी एनर्जी बढ़ी, अब ये बिखरेंगे जैसे लीगेंड डोनेट करेगा, मतलब स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग करेंगे तो अब क्या होगा? 3 का सेट ऊपर चला गया, 2 का सेट नीचे आ गया। इसको तुम Eg लिख भी सकते हो, लेकिन कुछ बुक में E लिखा रहता है ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल में, है ना। तो इसको E लिख दिया, इसको T2 लिख दिया। आप T2G और Eg लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने T2 सेट और E सेट लिखा, टेट्राहीड्रल ऑक्टाहीड्रल में थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए, अलग अलग हो जाए, इसलिए ऐसा मेंशन किया जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाली एनर्जी +0.4 डेल्टा T और नीचे वाली -0.6 डेल्टा T होती है ना, बेरी सेंटर से। और डेल्टा T मतलब क्या हो गया? टेट्राहीड्रल के लिए CFSE, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा क्यों हुआ देखो जरा। अगर मैं आपको टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री दिखाऊं, देखना जरा, टेट्राहीड्रल बना लेते हैं एक बार। देखो अगर मैं आपको टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री दिखाऊं तो कैसी दिखेगी, ध्यान से देखना। टेट्राहीड्रल आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी।
एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा भाई, है ना। एक, दो, तीन, और एक और लगा लेते हैं। देखो ऐसा है, अब समझना जरा। ये है तुम्हारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, दिख रही है एकदम क्लियर, मजा आएगा। देखो ये तुम्हारा मेटल है और ये लीगेंड है। अब ये लीगेंड का एंगल 109.5 डिग्री है। तो अब जो लीगेंड डोनेट करने आएंगे इलेक्ट्रॉन, वो एक्सिस से नहीं आएंगे, वो तो 90 डिग्री पे होती है एक्सिस, है ना। ये 109 है, मतलब एक्सिस के बीच से आएंगे। और एक्सिस के बीच से अगर इलेक्ट्रॉन देने आएंगे, इसका मतलब एक्सिस के बीच में जिसके लोब लाई करते हैं, जिन ऑर्बिटल के लोब एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, उनमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। कैसा? जैसे मान लो ये है इस तरीके से, ये मेटल है, ये एक्सिस है, लेकिन जो लीगेंड देने आएगा वो ऐसे देने आएगा, एक्सिस के बीच में से आएगा लीगेंड देने, है ना। इस तरीके से लीगेंड जो आएगा वो एक्सिस के बीच से अपने इलेक्ट्रॉन देने आएगा। अगर एक्सिस के बीच से इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो अब इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके लोब एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस एंड वाई एंड जेड एंड जेड एंड एक्स, है ना। इसके लोब क्या करते हैं? एक्सिस पर लाई करते हैं, तो अब इनमें रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, स्प्लिटिंग जो होती है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में डिफरेंस देख लो क्या हुआ। देखो यहां ये हुआ 2 का सेट ऊपर 3 का नीचे, यहां 3 का सेट ऊपर 2 का नीचे, ठीक है। और आपके सिलेबस यानी कि एनसीईआरटी में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही दिया हुआ है। लेकिन एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, ये फॉर जेई एडवांस ओनली, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर जेई एडवांस ओनली, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? मेटल आएगा, लीगेंड आएंगे, ML4 बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ये होती है। मतलब ऑक्टाहेड्रल में से, ध्यान से देखना जरा, ऑक्टाहेड्रल में से आप क्या करो, 2 हटा दो बॉन्ड, तो ये स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। देखो ऑक्टाहेड्रल में से 2 बॉन्ड हटा दो तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, ठीक है। एक और उठा लेते हैं। देखो ऐसा है, ये तुम्हारी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल थी, सही है। इसमें से मैं ऊपर वाला हटा देता हूं, ये, ठीक है, और नीचे वाला हटा देता हूं, ये, ठीक। अब देखो जरा, ये है तुम्हारी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है। अब ध्यान से सुनना जरा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऐसी हो गई है, ठीक। अब देखो ये आपके फ्री स्टेट में, ये क्या है? फ्री स्टेट में आपके मेटल के ऑर्बिटल हैं। जैसे ही तुमने कॉम्प्लेक्स बनाया, एनर्जी बढ़ी, अब ये बिखरेंगे। अब ये ऐसे कैसे बिखर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ जरा, जब ये लीगेंड इलेक्ट्रॉन देने आएंगे, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब एक्स वाई एक्सिस पर होते हैं या उनके बीच में होते हैं, उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और एक्सिस वालों में रिपल्सन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू बीच वाले। तो ये एक्सिस पर लाई करते हैं इसके लोब, और इसके एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, तो एक्सिस पर ज्यादा होगा, फिर इस पर ज्यादा होगा। फिर डीजेड स्क्वायर ज्यादा क्यों हुआ इनसे? डीजेड स्क्वायर ज्यादा इसलिए क्योंकि वो भी एक्सिस पर ही लाई करता है, और लीगेंड एक्सिस से आ रहे हैं, भले ही वो जेड एक्सिस से नहीं आ रहे, एक्स और वाई से आ रहे हैं, लेकिन एक्सिस से आ रहे हैं ना। इसका मतलब इसका रिपल्सन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ये। तो यहां पर जो स्प्लिटिंग हुई वो ऐसी हो जाती है। ये ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसके लोब एक्स और वाई एक्सिस पर ही बनते हैं, है ना। अब जरा बात सुन लो मेरी, कहानी क्या, ये पूरी एनर्जी डिफरेंस, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर के लिए डेल्टा एसपी लिखा है ना। इसको डेल्टा 1, इसको डेल्टा 2, इसको डेल्टा 3 बोलते हैं। और यूजुअली फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेल्टा 1 ज्यादा होता है, फिर डेल्टा 2 होता है, फिर डेल्टा 3 होता है, 1 2 3। लेकिन कुछ एक कॉम्प्लेक्स में 1 3 2 भी होता है, ध्यान रखना, है ना, ऐसी जानकारी के लिए बता दी। अब ध्यान से सुनो, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाला गया, 1.3 टाइम्स आता है, ध्यान रखना। स्क्वायर प्लेनर की सीएफएससी ज्यादा होती कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल, 1.3 टाइम्स, है ना। और टेट्राहेड्रल की कम होती है, ऑक्टा की ज्यादा होती है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन 4/9 टाइम्स होता है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी स्प्लिटिंग की। अब अपन चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। अब ध्यान से देखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, पहला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब देखो जरा कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी तो लिगेंड चाहेगा इलेक्ट्रॉन देने आऊं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देने आएगा रिपल्सन खा जाएगा। क्यों? मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, है ना। तो जैसे ही रिपल्सन खा जाएगा मतलब CFSE क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
अब देखो जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका और इसका, सेंट्रल एटम का। x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3। तो x क्या आ गया? +3। यहां x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। x क्या आ गया? +2, मतलब इसकी ज्यादा इससे। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन के साथ करते जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा के निकल जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे करवाएंगे, है ना। अगला देखो, ज्योमेट्री की बात करें तो अभी मैंने बोला स्क्वायर प्लेनर की ज्यादा होती किससे? ऑक्टाहीड्रल से, और ऑक्टाहीड्रल की ज्यादा होती किससे? टेट्राहीड्रल से। जैसे ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, क्वेश्चन के साथ देखेंगे, है ना। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ठीक है। ये है तुम्हारा टेट्राहीड्रल और ये है तुम्हारा ऑक्टाहीड्रल। देखो ये ज्यादा होगी इससे। ये टेट्राहीड्रल क्यों है? क्यों? सीओ के साथ है, वीक फील्ड लिगेंड है सीएल, और वीक फील्ड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या आएगा? सॉरी टेट्राहीड्रल आएगा। स्क्वायर प्लेनर तुम्हारा तब आएगा जब ये प्लेटिनम होता, वो एक्सेप्शन मैंने बताया था, है ना। अगर PtCl6 लेता और PtCl4 लेता तो PtCl4 का ज्यादा होता, है ना, ध्यान रखना। अगला है डी सीरीज। डी सीरीज में 3 होती हैं, 3D 4D 5D, ये कंपेयर कराना होता है। जितने बड़े साइज का डी ऑर्बिटल उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, क्यों? लिगेंड लोन पेयर देने आता है, और जितना ज्यादा रिपल्सन उतनी ज्यादा CFSE होगी, है ना, ऐसा होगा, ठीक। चलो बताओ, ये किस सीरीज से आता है? कोबाल्ट 3D से, रोडियम 4D से, इरिडियम 5D से। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऐसा हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेचर ऑफ लिगेंड्स की बात करूं, नेचर ऑफ लिगेंड्स की बात करूं तो क्या होगा आपका? देखो, कार्बन डोनर वाले आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, फिर नाइट्रोजन डोनर आते हैं, ठीक है, फिर ऑक्सीजन डोनर आते हैं, और फिर कौन आता है? हेलोजन डोनर आते हैं। कौन सा आसानी से लोन पे डोनेट करता है? कार्बन। जितना आसानी से लोन पे डोनेट करने आएगा उतना ही ज्यादा रिपल्सन खा जाएगा डी ऑर्बिटल से, है ना। ऑर्डर ऐसे याद रख सकते हो, सीनॉक्स, आइनॉक्स याद है आपको, ठीक है, वैसे सीनॉक्स, है ना। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। बताओ जरा, यहां इधर कार्बन डोनर, इधर नाइट्रोजन डोनर, इधर ऑक्सीजन डोनर, इधर हेलोजन डोनर। आंसर ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये तो हो गई कहानी सिंपल सी, ठीक है, लोग यहां से इसको पढ़ के निकल जाते हैं। अगर मान लो 2 ऑक्सीजन डोनर आ गए, ठीक है, या 2 कार्बन डोनर आ गए, तो कैसे कंपेयर कराओगे? फिर बेटा तुम्हारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के वैल्यू के बेसिस पर निकाली गई है, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक सीरीज सेट कर दी गई है कि कौन से वीक फील्ड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, किसकी CFSE कम होती है, किसकी ज्यादा होती है ना। तो चलो अब मैं बता रहा हूं आपको, देख लिया इसको कैसे आपको फैक्टर लगाने, ठीक। अब मैं बता रहा हूं आपको सुपर ट्रिक, काहे की ट्रिक? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान से देखना जरा, याद भी करते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे। क्या? एक बार ऑर्डर में लिख रहा हूं, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, है ना, कम CFSE से ज्यादा CFSE की तरफ। एक बार सचिन, सचिन क्लास से फरार, सचिन क्लास से फरार, और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, ठीक, और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। नाचते हुए, उसके बाद जगह नहीं बची वहां पे, इधर लिख रहा हूं, नाचते हुए उड़ता अमोनिया, EDTA4 नेगेटिव, उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। खत्म, लिख लेते हैं इसको। क्या? एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। यहां तक तुम्हारे वीक फील्ड होते हैं ना, यूजुअली वाटर तक वीक फील्ड मानते हैं ना, वाटर भी उसमें इंक्लूड होता है। ये स्ट्रांग होते हैं ना, इसलिए अलग कलर से लिख दिया था मैंने। नाचते हुए, नाचते हुए, नाचते हुए उड़ता अमोनिया, उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, कनाडा एंड कोलंबो में मिला। नाचते हुए जा रहा था, कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है। ये होता है बेटा आपका ऑर्डर।
ये वीकेस्ट है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब इसकी सीएफएसई सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा, ये वीक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, खत्म कहानी है ना। चलें आगे, याद कर लोगे इसको, ठीक। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसई पर। सीएफएसई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत आसान तरीका है निकालने का, है ना, ध्यान से देखना। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, देखना, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू X इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस Y इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Z इंटू P। अब ये क्या क्या चीज है, उसके लिए हमें ऑक्टाहेड्रल के डायग्राम पे जाना पड़ेगा। कहां गया ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम, ये देखो, ध्यान से सुनना जरा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इंटू 0.6 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इंटू माइनस 0.4 प्लस पेयर कितने हैं, मैं आपको क्वेश्चन से ही बता पाऊंगा कि पेयर कितने हैं, तो क्वेश्चन से ही समझ पाना आप, है ना। चलो पहले अपन ये लिख लें इसके बारे में, क्या क्या है ये। एक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट, T2G सेट ऊपर होता है ना, हाँ। Y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट, Z क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स। अब ये नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालने हैं वो आप क्वेश्चन से ही समझ पाओगे, अभी मैं बताऊंगा करके, है ना, बहुत सारे हैं, D10 तक करना, D1 से मजा आ जाएगा। P क्या है, P है तुम्हारी पेयरिंग एनर्जी, क्या होती है ये पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप, टू इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। समझ गए कहानी, कैसे निकालना है सीएफएसई का फॉर्मूला। अब कई लोग बोलते हैं सर डेल्टा ओ भी तो सीएफएसई लिखा था, बेटा ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है उसको ही हम बोल रहे हैं सीएफएसई, है ना, ऐसा। चलें आगे, चलो भाई यहां से शुरू करेंगे। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपसे सीएफएसई वगैरह निकलवा लेंगे, टेट्रा और स्क्वायर प्लेनर में नहीं निकलवाते, ऑक्टाहेड्रल का ही है हमारे सिलेबस में, इंपॉर्टेंट है ना। तो केस 1 D1, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें हमें करनी है, डायग्राम मैंने बना दिया ताकि टाइम बचे अपना। अब अपन इनको फिल करेंगे, देखो D1 फिल करना है, बताओ जरा यहां कैसे फिल करते हो, ऐसे आराम से सीखो, बहुत आराम से सीखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक। अब मुझे इसमें भी यही फिल करना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहां भी फिल करना है। कैसे फिल करूंगा, रूल आपको वही लगाने हैं, कौन से, अबाउट पॉली, ठीक है। चलो भाई इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम है, इसकी कम है, तो यहां मैं एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा। भाई इसके बाद जब स्प्लिटिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाएगा, लोअर एनर्जी के साथ जाएगा, है ना। तो ऐसा फिल कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन बता दो क्या लिखूंगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, EG में कितने, खाली पड़ा है भाई 0, ठीक। और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, ये वाली वैल्यू ऐसी बोल देता हूं, ये है आपकी क्या, डेल्टा O, है ना। तो हमें उसी के फॉर्म में लिखना होता है। तो CFSE क्या आएगी, देखो CFSE इज इक्वल टू, देखना जरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। ऊपर से नीचे तक की एनर्जी कितनी होती है, देखो नीचे वाले तक की एनर्जी, नीचे कौन सा सेट होता है, T2G सेट, सॉरी EG सेट, नहीं T2G सेट, EG तो ऊपर होता है ना। तो माइनस 0.4 डेल्टा O, ध्यान से सुनना जरा, माइनस 0.4 डेल्टा। अच्छा अपन ने ये पहले लिखा, चलो इसको पहले लिख लेते हैं ताकि हम सब में ही वैसे ही लिखेंगे। तो ये 1 वाला मत लिखो, पहले 0 वाला लिख लो। कैसे, इधर कितने हैं, 0 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन, समझ गए। इधर कितने, 0 इंटू ऊपर की एनर्जी कितनी होती, प्लस 0.6, है ना, प्लस नीचे की कितनी होती, माइनस 0.4, तो 1 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O। अब मुझे बताओ पेयर कितने, पेयर यहां कितने पेयर हैं, कुछ नहीं, यहां कितने पेयर हैं, कुछ नहीं, मतलब 0 इंटू P, यह आंसर आ गया, कितना आ गया, माइनस 0.4 डेल्टा O। देख लो जरा एक बार आराम से देख लो, प्लस 0.6 था, प्लस 0.6 था, x मतलब T2G में, नहीं उल्टा लिख दिया क्या मैंने, x T2G लिखा, y EG लिखा। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुक जाओ। ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या लिखा था, प्लस 0.6 ऊपर आएगा तो प्लस 0.6, देखो
+0.6 ऊपर आ रहा है, ऊपर मतलब ईजी सेट का चाहिए है ना, ईजी सेट का है +0.6, ठीक है, ईजी सेट का, ये उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लो जरा। एक्स है तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नहीं ये ईजी और ये T2G, उल्टा लिख दिया ना, ये ईजी और ये T2G। क्यों? T2G सेट आपका नीचे आता है, ईजी ऊपर आता है, सीधा सा है। देखो XYZ का मतलब भी नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे याद करो, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है इंटू +0.6, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है इंटू -0.4, ठीक है। अब वही हमने XY ले लिया, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है इंटू +0.6, ऊपर क्या आता है ईजी सेट, तो इसको करेक्ट कर लेना ना, मैंने उल्टा लिख दिया था, सही है। अब चलो देखो जरा यहां पे, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इंटू +0.6, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इंटू -0.4, प्लस पेयरिंग एनर्जी, भाई कोई पेयर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। अब देखो जरा, केस 1 हो गया, ऐसे धीमे धीमे आगे बढ़ते हो, केस 2 पे आ जाओ। D2 देखना, 1 और 1 2, कितने 2, ठीक है, यहां 1 और 1 2, ऐसे हुंस रूल फॉलो करते हुए T2G कितने 2। अब CFSE लिख लेते हैं, कैसे, ऐसे लिखा करो CFSE, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है एक भी नहीं 0, और ऊपर वाली एनर्जी कितनी होती बेटा +0.6 डेल्टा हो, ठीक। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2, और नीचे वाली एनर्जी -0.4 डेल्टा हो, ऐसे आराम से, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से चलो, ठीक है। पेयर कितने हैं यहां पे, कुछ नहीं, यहां पे पेयर कुछ नहीं, मतलब 0 इंटू पी, क्या आ गया आपका आंसर -0.8 डेल्टा हो, समझे बात, ऐसे चलना है, बहुत आसान है। आगे बढ़े, ये हो गया D2 का। D3 में आ जाओ, करो फिल, कैसे, 1 2 3, 1 2 3, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3, EG में कितने हैं एक भी नहीं, T2G में कितने थे 3, EG में एक भी नहीं, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 0, तो CFSE जब लिखोगे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 0 इंटू ऊपर की एनर्जी +0.6 डेल्टा O, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, नीचे की एनर्जी -0.4 डेल्टा O, पेयर कितने हैं उधर इधर कहीं भी पेयर नहीं दिख रहे, तो +0 इंटू पी, खत्म कहानी भाई सब। आंसर कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, 4 इंटू 3 -1.2 डेल्टा O, और 0 तो ये हो गया 0 इंटू पी 0, समझे कहानी, समझ रहे हो 1 2 3 कैसे फिल किया हमने, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारा D4 का जब केस आएगा तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्यों, ध्यान से सुनना। 3 इलेक्ट्रॉन जब तुम फिल करते हो तो ऐसे फिल करके बैठ जाओगे, चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो तुम यहां भेजोगे कि यहां भेजोगे, वो डिपेंड करेगा कौन सी एनर्जी कम है। ध्यान से सुन लो क्या बोला मैंने, जब तुम 3 इलेक्ट्रॉन फिल करके बैठ जाओगे तो या तो तुम इसको पेयर करोगे या इसको ऊपर भेजोगे। अब डिपेंड करता है कि पेयर करने के लिए पेयरिंग एनर्जी कम है या स्प्लिटिंग करने के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, जो एनर्जी कम है वही काम करना है। तो आपको यहां केसेस बनाने पड़ेंगे, क्या, केस 1 केस 4 का पहला पार्ट, अगर तुम्हारी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी कम है, और ऐसा कहां होता है SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है बेटा, पेयरिंग एनर्जी कम किस में होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी कम तो पेयरिंग करानी है, मींस आपको स्प्लिटिंग नहीं करानी है, पेयरिंग करानी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे तो यहां तो ऐसे करोगे ना 1 2 3 4, ऐसे फिल करोगे 4, यहां कैसे करोगे 1 2 3, और इसी में ही पेयर कर देना, क्यों, पेयरिंग एनर्जी कम है, समझ रहे हो ऐसा। T2G कितने हैं 4, EG कितने हैं सॉरी यहां EG कितने हैं 0, ठीक है। बाकियों के कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए थे अपन ने, हाँ T2G 3 इसका लिख लिया था, इसका लिख लिया था, इसका, ठीक है। T2G 4 और EG 0। अब बताओ जरा ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 0, ऊपर 0 हैं, तो देखना जरा ध्यान से देखना, CFSE इज इक्वल टू ऊपर कितने हैं 0 इंटू +0.6 डेल्टा O, आराम से सीखो बिल्कुल, देखो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे एक भी नहीं थे ना 0 थे, नीचे कितने हैं 4 हैं, और अगर नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा तो 4 इंटू -0.4 डेल्टा O, ऐसे लिखोगे, प्लस कितने पेयर, ध्यान से देखो यहां कितने पेयर एक भी नहीं, यहां कितने पेयर 1, तो 1 -0, यहां एक भी पेयर नहीं ना, दिस माइनस दिस करना है ना, तो 1 -0 मतलब 1, तो Z आ गया 1 इंटू पी, ऐसे Z समझ गया कैसे निकालना। फिर सुन लो, यहां एक भी पेयर नहीं है बेटा, यहां एक पेयर है, तो 1 -0 1 1 इंटू पी आएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया बेटा, ये तो 0 है,
ये -1.6, 4 इंटू 4 डेल्टा ओ, और प्लस क्या आएगा पी। दिस इज द फाइनल आंसर। समझे, कहानी समझ पा रहे हो क्या चल रही है? हमें कुछ नहीं करना, फिलिंग करनी है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है +0.6 करना है, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है -0.4 मल्टीप्लाई करना, खत्म। पेयर कैसे देखना है, इधर कितने पेयर हैं 0, इधर कितने पेयर हैं 1, तो 1 - 0 1 होता है, बस खत्म। अब देखो जरा, सेकंड पार्ट ये है कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम हुई, मतलब वीक फील्ड लिगेंड अगर तुम्हें दिया गया, वीक फील्ड लिगेंड तुम्हें दिया गया, तो अब देखना जरा क्या होगा, ध्यान से देखना। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ठीक है। यहां देखना 1 2 3 और 4, ऐसा नहीं, ऐसा। क्यों? तुम्हारी स्प्लिटिंग एनर्जी, ये एनर्जी कम है, पेयर कराने वाली एनर्जी ज्यादा है। वीक फील्ड लिगेंड में ऐसा होता है, तो तुम स्प्लिट करा देना, मतलब ऊपर भेज देना, ठीक। अब बताओ जरा कॉन्फ़िगरेशन, T2G3 EG1, क्लियर। अब बताओ CFSE। CFSE आएगी, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, इंटू क्या करूंगा +0.6 डेल्टा ओ करूंगा, प्लस नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, तो नीचे 3 हैं, और इंटू क्या करूंगा -0.4 डेल्टा ओ करूंगा। अब बताओ जरा पेयर कितने हैं, यहां कितने पेयर हैं 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो 0 ही आएगा Z, तो 0 इंटू P, ठीक है। इस तरीके से ये +0.6, ये 4 का 3 गुना, मतलब -1.2, -1.2 + 0.6 -0.6 डेल्टा, और ये 0 हो गया। बात समझ पा रहे हो क्या चल रही है? एकदम मस्त चल रही बात, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये केस 4 का हो गया। अब देखो जरा केस 5 पर आ जाओ। फिर से वही दोनों केस, दो पार्ट इसमें बनेंगे, वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक। तो ये क्या है, पेयरिंग वाला पार्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करानी है। तो पहले मैं 5 फिल कर लूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्यों? पेयरिंग करानी है। क्यों? पेयरिंग एनर्जी कम है सर। T2G कितने हैं 5, EG कितना है 0, बताओ जरा। CFSE इज इक्वल टू 5, अच्छा ऊपर से शुरू करते हैं ना, इधर कितने इलेक्ट्रॉन 0, तो 0 इंटू +0.6, ठीक है। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो +5 इंटू -0.4 डेल्टा ओ, यही लिखोगे, ठीक। अब मुझे बता दो पेयर कितने हैं, इधर कितने पेयर, एक भी नहीं, इधर कितने पेयर 2 पेयर, तो 2 - 0 2 आएगा, तो 2P, बस ये आ गया आंसर। ये 0 हो गया, 5 इंटू 4 2, तो -2 डेल्टा ओ और +2P, सही है। 5 के 20, सही है। समझ रहे हो? आज समझ में आया कैसे निकालते थे? बहुत आसान था जो तुम लोग छोड़ा करते थे ये। दूसरा केस, अगर तुम्हारी स्प्लिटिंग एनर्जी ये कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कैसे करना है, शुरू से स्टार्ट करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5, देखना 1 2 3, एक इसमें एक इसमें, स्प्लिटिंग करानी है, मतलब ऊपर भेजना है तुम्हें। तो क्या आएगा, T2G 3 और EG2, T2G3 EG2, समझे। बताओ जरा CFSE निकाल लो। अब तो समझ गए होगे आप, इतने एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो क्यों पढ़ रहे हो, जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी भाई। कितने एग्जाम्पल कर लिए, अब आगे के करके बताना तुम्हें, है ना। CFSE कितना, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू +0.6 डेल्टा हो, ऊपर 2 इंटू +0.6 डेल्टा हो, और प्लस नीचे कितने हैं 3 इंटू -0.4 डेल्टा ओ, प्लस पेयर बता दो कितने, कहीं भी पेयर नहीं दिख रहा, तो 0 इंटू P, खत्म। ये हो गया आपका +1.2, 6 का डबल, और 4 इंटू 3 -1.2, तो ये 0 आ गया। अब देखना जरा, CFSE 0 आ गया। अब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ी थी, क्या, D5 वाला जो होता है, D5 वाला सिंगल सिंगल फिल करते थे, तो ऐसा बोलते थे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो वो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता था, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये, एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलते हैं ना 0.6 0.4। तो CFSE 0 मतलब भयंकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हाफ फील्ड इसलिए स्टेबल होता है, ठीक। एक फुली फील्ड भी स्टेबल सीखा था तुमने, D10 वाला, तो वो भी स्टेबल होगा, उसमें भी देखना CFSE 0 आएगी। देखो अभी आएगा आगे, समझ गया कहानी। आगे बढ़े, चलो भाई अब तो कर लो।
आराम से अब पॉज करो। D6 D7 D8 D9 D10 सारे तुम्हें ही करने हैं, ठीक है? पॉज करके ट्राई करते रहो। चलो पहले D6 से शुरू करेंगे, फटाफट पेन कॉपी उठाओ, ट्राई करो जल्दी से। वीडियो देखने से नहीं सीख पाओगे, साथ में पढ़ते जाओ, है ना? चलो भाई शुरू करें। 6 फिल करने, ठीक है? देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। 1 2 3, अब सोचेंगे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड पेयर करना है। 4 5 6 खत्म। T2G6 EG0। CF है, C बताना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले में? 0 इंटू प्लस क्या करूंगा 0.6 डेल्टा O, और प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इंटू क्या करूंगा -0.4 डेल्टा O। बताओ जरा पेयर कितने, ध्यान से देखना। यहां कितने पेयर हैं, यहां इधर कितने पेयर हैं 1, यहां कितने पेयर हैं 3, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे निकालना है। Z कैसे निकलता सुन लो, यहां कितने पेयर हैं वो लिखो और यहां कितने पेयर हैं वो लिखो, मतलब दिस माइनस दिस, ठीक है? बस तो पेयर इन दिस T2G और माइनस पेयर इन दिस, ठीक है? तो कितने आ गए 3 - 1 2 आ जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर लो। ये तो 0 हो गया, 6 का 4 गुना 24 मतलब -2.4 और प्लस 2p फिनिश। ये वाला देखो, ये आंसर सही आया था तुम्हारा, क्या बात है। इसका देखना जरा, वीक फील्ड लिगेंड देखना। पहले मैं यहां फिल कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और यहां 1 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 और यहां 1 6 कर दिया। अब देखना जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 ऊपर भेजना, क्यों? वीक फील्ड लिगेंड है। 5 ये था। अब मुझे बताओ 5 में ये हो गया, अब मुझे 6th इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कहां फिल करूंगा? अब मेरे पास चॉइस नहीं बची, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। यहां करूंगा या यहां करूंगा, बताओ? लोअर एनर्जी में ही करोगे, भले ही पेयरिंग हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, लोअर एनर्जी में ही करना, कोई चॉइस ही नहीं बची ना यहां, तो यहीं फिल कर दो, लोअर एनर्जी में फिल कर दो। अगर पेयरिंग करानी में तो लोअर में करा, अपर में मत कराना, ठीक? तो बताओ जरा T2G कितने आ गए? 1 2 3 4 आ गए, 6 क्यों लिख रहा हूं 4। EG कितने हैं 2, ठीक है? इसमें 6 थे, हाँ 4 इसमें है और 2 उसमें। बताओ जरा CF है, C कैसे लिखेंगे? ऊपर कितने 2 प्लस क्या लिखूंगा प्लस 0.6 डेल्टा O लिखूंगा, प्लस नीचे कितने 4 और 4 इंटू क्या लिखूंगा सर -0.4 डेल्टा O लिख दो ना, प्लस पेयर कितने, यहां कितने पेयर 1, यहां कितने पेयर 1 1 - 1 0 0 इंटू P। बताओ जरा ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 6 का डबल 12 1.2 और ये 4 का 4 गुना 16 -1.6 1.2 - 1.6 1.2 - 1.6 1.2 - 1.6 मतलब -0.4, सही ना? 1.2 और 4 का 4 गुना 16 16 12 4 होता है ना -0.4। समझ गए बात को? चलो भाई ये हो गया बेटा D6 का। अब ये वाला सॉल्व करके बता दो। अब गलत नहीं होना चाहिए भाई, अब भी अगर आप गलत कर रहे हो मतलब बहुत गलत जगह देख रहे हो वीडियो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा जो मैं समझा रहा हूं, है ना? चलो आगे देखना। D7 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? D7 ऐसा फिल कर दिया। यहां कैसे करोगे? पेयरिंग वाला है ये, है ना? 1 2 3 4 5 6, अब चॉइस नहीं बची, ऊपर ही भेजना पड़ेगा। क्यों? एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी डालो, पागल हो क्या? पागल हो क्या? नहीं ना, फिर 3 और 1 इधर आएगा, बस मतलब 3 पेयर और 1 इधर आएगा। T2G 6 EG1, बस बता दो। CFSE क्या आएगी? ऊपर कितने 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस नीचे कितने 6 इंटू -0.4 डेल्टा O आएगा सर, प्लस देखो जरा कितने Z आएंगे, देखो यहां Z बताना। इधर कितने पेयर 2 पेयर, यहां कितने पेयर 3 पेयर, 3 - 2 बचपन से 1, क्या बात है 1 इंटू P, ठीक? चलो भाई बताओ, ये आ गया प्लस 0.6 डेल्टा O, ये कितना 6 का 4 गुना 24, 24 में से 6 माइनस कर दो कितना आएगा -1 24 में से 6 माइनस करो कितना आता है 24 में से 6 माइनस करो 18 आता है, तो -1.8, सही है? प्लस P। क्या मैं सही हूं? मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, सही चेक कर लो। ये 6 आएगा और ये आएगा 24, ठीक है? 24 - 6 18, सही है, -1.8। यस
अगला बताओ, इसका बताना जरा, निकाला था, चेक कर लेते हैं। फिल करें, फिल करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, यहां ये किसने लिख दिया पहले से 5 और 2। ठीक, फिल करते हैं। चलो देखना, ये हो गया। अब यहां चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे D7। देखो ये वीक फील्ड वाला है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसा। तो T2G 5 और EG 2, जो लिखा था पहले भूत ने वही सही था ना, 5 और 2। चलो भाई बताओ जरा, CFSE कितना आएगा, कितना आएगा बताएंगे। ऊपर से शुरू करते, 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस यहां कितने 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ। बताओ यहां कितने पेयर, 2 पेयर, यहां कितने पेयर, 2 पेयर। दिस माइनस दिस 0 आएगा ना, 2 माइनस 2 0 होता है, बस हो गया। देखो 0.6 का डबल 1.2 और 5 इंटू 4, 5 20 है और ये 12 है। 6 का डबल 12, मतलब 20 माइनस 12 8, तो -0.8 डेल्टा O खत्म। ये तो 0 है, समझ गए? समझे कहानी क्या चल रही है? यहां ऐसे एरो लगा दो, डेल्टा O लिख दो इस पे। पीछे वाले पे लिखा था क्या? नहीं लिखा था। अरे क्या बात कर रहे हो, डेल्टा O। और पीछे लिखा था क्या? हाँ यहां लिखा था ना। बढ़िया डिजाइन बनती है कोऑर्डिनेशन में। चलो भाई D8 पे आना जरा। इधर कहां जा रहे हो, इधर इधर पढ़ के जाओ पूरा। शुरू करें D8। 1 2 3 4 5 6 7 8, D8 हो गया। अब ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। 1 2 3 पेयर करा दो, 4 5 6 7 इधर और 8वां भी इधर। ठीक, समझ गए? अब देखो जरा, T2G कितने 6, EG कितने हैं, EG ये वाले 2, T2G 6 EG 2। ठीक, यहां आना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखना, वीक फील्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जैसे ही तुम फिल करोगे ये बात हो गई OMG, ओ माय गॉड। देखो जरा, ये और ये तो सेम आ गए। भले ही तुमने फिलिंग अलग अलग तरीके से करी, इसमें तुमने स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरीके से करी, इसमें वीक फील्ड के तरीके से करी, लेकिन फाइनल आंसर तो सेम आ गया। मतलब D8 में चाहे तुम्हारा वीक फील्ड आ जाए या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाए, सेम रहता है। मतलब D1 D2 D3 वहां हमने बात ही नहीं करी थी स्ट्रॉन्ग या वीक की। कहां बात आती स्ट्रॉन्ग और वीक की? D4 D5 D6 और D7। D4 D5 D6 और D7, मतलब ऐसा मेटल जिसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, तो ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक खेलना है। अदरवाइज D8 आ जाए, D9 आ जाए, D10 आ जाए, D1 आ जाए, D2 आ जाए, D3 आ जाए, स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो आप कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गए। ठीक, तो मैं सिर्फ एक ही बार निकाल दूं CFSE, 2 बार क्यों लिखें? तो एक ही बार निकाल लेते हैं क्या? CFSE इज इक्वल टू, ऊपर कितने 2, चाहे ये ले लो या वो ले लो, बात तो बराबर। 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा हो, प्लस नीचे कितने हैं 6, इंटू माइनस 0.4 डेल्टा हो, प्लस पेयर कितने हैं कोई भी देख लो, ये देख लो, देखो 3 यहां 3 यहां, 3 माइनस 3 0, तो 0 इंटू P ऐसा लिखना है। तो कितना आ गया ये? 6 का डबल हो गया आपका 12 और ये हो गया 24, 24 माइनस 12 माइनस 1.2 डेल्टा हो। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। बात समझ पा रहे हो? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। D9 में चल लो, चाहे ये ले लो या ये ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचोगे। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। ठीक, अगर तुम इसको इसके तरीके से फिल करते हो स्ट्रॉन्ग से, 1 2 3 पेयर करा देना, 4 5 6 7 फिर 8 और फिर 9, ऐसा आएगा। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तुम वीक के तरीके से कराओगे तो 3 ऊपर 4 5 6 7 8 और ऊपर 9, ऐसी फिल करोगे आप, ऐसी करोगे। दोनों देख लो सेम बन गए, मतलब सेम बन गए, इसका मतलब यहां भी वीक और स्ट्रॉन्ग का कोई मतलब नहीं। CFSE सीधे निकाल लो, कितने 3
इंटू प्लस 0.6, ऊपर वाले में प्लस 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, नीचे कितने हैं 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ, प्लस पेयर कितने, इधर कितने पेयर हैं देखो 1 2 3 4, यहां कितने 1 2 3 4, 4 माइनस 4, इधर के पेयर और इधर के पेयर माइनस करना है ना, 4 माइनस 4 0, तो 0 इंटू पी। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 का ट्रिपल 18 और 6 का 4 गुना 24 और 18 माइनस 24 माइनस 0.6। समझे बात को? तो D8 D9 D10 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं दोनों तरीके से फिल करके बता रहा हूं, तब भी मैं सेम जगह पहुंच रहा हूं। एक लास्ट और कर दो यार, करके बताओ, ये वाला तो करके बताओ, ये तो तुम्हें करके ही बताना है, बिना उसके मानेंगे नहीं अपन, है ना। चलो भाई शुरू करें, तुम लोग करके बताओ जरा और आंसर चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां देखना 1 2 3 पेयर करा दोगे 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहां देखो 1 2 3 4 5, ठीक 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सेम जगह पहुंच गए आप। तो CFSE क्या आ जाएगा? अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही नहीं, T2G 6 EG 4, यहां कितना आएगा T2G 6 EG 4, पीछे वाले में T2G 6 EG 3 है ना, T2G 6 EG 3, उसके पीछे वाले में T2G 6 EG 2, यहां भी T2G 6 EG 2। ठीक है, बाकी सब में लिखे अपन ने कॉन्फ़िगरेशन। हाँ चलो देखो अगला निकाल के बता दो जरा, इसका CFSE कैसे निकालोगे? CFSE इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O, प्लस नीचे कितने हैं 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O, प्लस पेयर पे आ जाओ, यहां कितने पेयर 5, यहां 3 और 2 5, 5 माइनस 5 0, 0 इंटू पी, 6 का 4 गुना 24 और 6 का 4 गुना 24 मतलब 0 आ गया। देखो आ गया। फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल भी आपके एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ठीक, समझ गए कहानी कैसे निकालना है? एग्जाम में कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। जैसे मान लो अपन ने पीछे कुछ क्वेश्चन VBT में करे थे ना, उसी में से कोई उठा लेता हूं। मान लो सपोज तुम्हें ऐसा दिया, देखो FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है ऐसा दिया है, और तुमसे पूछा बताओ CFSE निकाल के। कैसे निकालोगे? Fe चेक करोगे पहले क्या है, Fe क्या है +2, ठीक है Fe क्या है तुम्हारा +2। एक काम करता हूं, यहां थोड़ा सा ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा, अगले पेज में ही बता देता हूं ना अच्छे से। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको ऐड कर देता हूं, फिर अपन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे चलेंगे। यहां एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। क्या है देखो, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है फाइंड CFSE। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या? कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है ध्यान से देखना जरा। CFSE निकालनी, कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 6 इंटू -2, सॉरी -1 -2 नहीं -1 इज इक्वल टू -4। x क्या आ गया आपका +2, ठीक है मतलब Fe +2 आ गया। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? AR 4s2 3d6, ये Fe का होता है। Fe2 प्लस का क्या हो जाएगा? इसका 26 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2 प्लस लगाए ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो AR क्या आ जाएगा 4s0 3d6। ठीक है, अब तुम्हें क्या चेक करना है, ये देखो ये देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये यहां पे बताओ क्या लिखा है, ये D6 लिखा है। और मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दी, वाटर से ऊपर स्ट्रांग फील्ड होते हैं, वाटर उससे नीचे वीक फील्ड होते हैं। तो साइनाइड ऊपर आता है वाटर के, है ना, इसका मतलब ये स्ट्रांग फील्ड है। ठीक, तो D6 का स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बना लो। D6 का स्ट्रांग फील्ड लिगेंड मतलब कैसे बनाओगे? देखो 1 2 3, ऑर्बिटल को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं ना, ऊपर 2 नीचे T2G ऊपर EG, कितने भरने 6, 1 2 3 स्ट्रांग फील्ड है ना, 4 5 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? ये तुम्हारा T2G सेट था, ये तुम्हारा EG सेट था। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया T2G 6 और EG 0। बस CFSE निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में करना है। क्या 6 इंटू, सॉरी ऊपर EG होता ना, 0 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस 6 इंटू
माइनस 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, अब पेयर वाला चाहिए था तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहां फिल कर लो 6 को, 1 2 3 4 5 और 6। पेयर कैसे निकालते हो, 3 माइनस 1 ऐसे निकाल दो, 3 माइनस 1। ठीक है, तो 2 आ गया, तो +2 इंटू पी। तो ये क्या आ गया आपका, -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन में दिखेगा, लगा देना। ऐसे एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जल्दी से फटाफट से कर सकते हो। चेक कर लेते हैं, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में यही आंसर था क्या? आंसर तो यही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी। D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p, देखो मतलब सही किया हमने, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर लेना, इस टाइप से सिखा दिया मैंने आपको। अब चलते हैं बेटा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया था इसका, है ना। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है, पहले वो समझ लो। पहले पॉइंट पढ़ेंगे अपन, उसके बाद समझ में आएगा हमें क्या। इन सिमेट्रिकल फील्ड जेटीडी इज एब्सेंट। मतलब होता क्या है, जब कभी भी फील्ड सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, ये कैसे पता चलेगा? पहले मैं आपको सिमेट्रिकल फील्ड बताता हूं क्या होती है। जो ये सिमेट्रिकल फील्ड है ना, सिमेट्रिकल फील्ड ये होती है, या तो तुम्हारा हाफ फील्ड हो, क्या हो, हाफ फील्ड हो, ठीक, पहला, या फुली फील्ड हो, हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, ठीक, या तुम्हारा हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, हाफ फील्ड को HF लिख रहे हैं, फुली फील्ड को FF लिख रहे हैं। या तो ये हो या ये हो या ये हो, इसका कॉम्बिनेशन भी चलेगा, हाफ फील्ड फुली फील्ड का। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता। मतलब आप तो ये समझ लो, जब कभी भी सिमेट्रिकल आप कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर स्विच कर दो, एक इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरी जगह, दूसरा इलेक्ट्रॉन उठा के पहली जगह रख दो, तो ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा तो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो डिस्टॉर्शन होता है। ठीक, जैसे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं, पीछे चलना पड़ेगा अपन को, जो फिल किया ना उसी से समझ में आएगा। देखो, सारे शुरू से समझेंगे अपन। देखो, D1 से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर यहां पर रिजल्ट लिख लेंगे उसके। देखना जरा ध्यान से, इधर देखो, बस इतने पार्ट में, इसका मतलब नहीं है कोई जेटीडी में, है ना। मैं इसको उठा के यहां रख सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। इसको उठा के यहां, बिल्कुल कर सकते हो। इसको उठा के यहां रखोगे, इसको उठा के यहां, मतलब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को उठा के कहीं भी रखा तो नया एक आपको देखने को, मतलब नया जो सामने से आपको फिगर नया दिख रहा है, आप ऐसे समझ लो, है ना। मतलब इसको उठा के यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, आपको फिगर नया दिख रहा है, फिगर चेंज नहीं हो रहा। मतलब जो सामने से दिख रहा है डायग्राम, वो आपको नया दिख रहा है। नया दिख रहा है मतलब जेटीडी प्रेजेंट है, ऐसे चेक कर लिया करो बस, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में तो सिलेबस में नहीं है, बस जेटीडी किसमें है किसमें नहीं है, बस वो ट्रिक आपको बता रहा हूं। इसको उठा के तुमने कहीं भी रख दिया, ठीक, कहीं भी रख दो, कहीं भी एक जगह, इसको उठा के यहां रख दिया, नया नया दिख रहा है फिगर, फिगर नया दिख रहा है सामने से, ठीक, मतलब आपको जेटीडी होगा। ठीक, D1 में होगा, D2 में देखो, इसको भी कहीं भी उठा के रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा, इसको तुमने उठा के यहां रख दिया, या इसको उठा के यहां, इसको चलो ऊपर तो नहीं रख सकते, ये मैंने उल्टा बोल दिया, इसको ऊपर मत रखो, इसको उठा के यहां रखो या इसको उठा के यहां रखो, नया मिल रहा है फिगर, मतलब उसी वाले डीजनरेटेड ऑर्बिटल में रखना है, चेंज नहीं करना है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये यहां खेल सकते हो, कैसे, इसको उठा के यहां रख दोगे नया डायग्राम दिखेगा, इसको उठा के यहां रख दोगे नया डायग्राम दिखेगा, मतलब जेटीडी होगा। यहां जेटीडी नहीं होगा, क्यों, इसको उठा के यहां रखोगे तो इसको उठा के यहां रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेयर कराना, पेयर नहीं कराना, स्विच करना है, इलेक्ट्रॉन्स स्विच करना, ठीक। तो इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां रखोगे तब भी सेम डायग्राम दिखेगा, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां रखो तब भी सेम दिखेगा, मतलब जेटीडी एब्सेंट है। अगला देखो, इसमें देखो, इसको उठा के यहां रखोगे, यहां रखोगे, मतलब अब इसमें तो पेयर करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको उठा के यहां रखोगे तो एक पेयर बन जाएगा, इसको उठा के यहां, मतलब नया डायग्राम दिख रहा है, मतलब जेटीडी इसमें प्रेजेंट है। देखो, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, तो भी जेटीडी प्रेजेंट है, नया ज्योमेट्री दिख रहा है, मतलब नया डायग्राम दिख रहा है, ज्योमेट्री क्यों बोल रहा हूं बार बार, डायग्राम नया दिख रहा है आपको सामने से, है ना। देखो जरा इधर देखना, इसको उठा के यहां रखोगे तो इसको उठा के यहां रखना पड़ेगा, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मतलब सिमेट्रिकल है, इसका मतलब जेटीडी एब्सेंट होगा। इसमें देखो जरा, इसको उठा के यहां रख दोगे तो नया आ जाएगा, तो जेटीडी प्रेजेंट होगा। इधर मत छेड़ो, ऊपर छेड़ सकते हो, है ना। इसमें देखो जरा, इसमें भी आप नीचे छेड़ सकते हो, मतलब इसमें भी जेटीडी प्रेजेंट होगा। D8 में देखना, इनमें नीचे खेल लो और ऊपर खेल लो, इन दोनों में खेलोगे, इसको ऐसा कर दो पलट दो तो भी सेम रहेगा, इनको भी कहीं भी स्विच कर दो तब भी सेम रहेगा। मतलब आप ये समझ लो, हाफ फील्ड फुली फील्ड, ठीक है। जैसे ये फुली फील्ड का कॉम्बिनेशन आ गया, ये भी फुली फील्ड, ये भी फुली फील्ड, ये वाला किसका आ गया, फुली फील्ड हाफ फील्ड का, ठीक है। और D5 वाला कहां गया, D5,
ये देखो हाफ फील्ड का कॉम्बिनेशन आ गया, हाफ फील्ड है ये, है ना। और D3 देखो, D3 भी हाफ फील्ड है। मतलब अब हम ओवरऑल रिजल्ट लिखेंगे। समझ गया ना कहानी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझ लो जेटीडी कहां प्रेजेंट है कहां एब्सेंट है। सिमेट्रिकल फील्ड में एब्सेंट होता है, आप देखो जरा कहां कहां आएगा, लिख रहा हूं मैं। D3 में तो हमें टेंशन लेनी नहीं, वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, है ना। D3 D5 में वीक फील्ड लिगेंड के साथ इसमें एब्सेंट होगा, ये एब्सेंट वाले लिख रहा हूं, यहां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखेगा, है ना। D3 D5 का वीक फील्ड लिगेंड, D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। और D8 और D10, मतलब 3 5 6 8 और 10, 5 का वीक फील्ड WFL और इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL। ये वाले कॉन्फ़िगरेशन डी में, है ना। JTD इज एब्सेंट, JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज नॉट प्रेजेंट। किन में? इनमें, है ना। इसके अलावा सभी जगह होता है, ठीक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बस ये ध्यान रखो, इनमें प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है इसमें, है ना। बाकी सब में लगा देना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रांस इफेक्ट के बारे में समझ लें। इस पर भी, ये भी सिलेबस में नहीं था, इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में, है ना, 2016 में शायद आया था। ट्रांस इफेक्ट होता क्या है पहले वो समझो। जैसे मेरे पास एक मेटल दिया हुआ है, समझना बात को, है ना। मेरे पास एक मेटल दिया है और इसने एक ज्योमेट्री बना रखी है स्क्वायर प्लेनर, ठीक। यहां ए लगा दिया, यहां बी लगा दिया, यहां सी लगा दिया और यहां मैंने कोई डी लगा दिया, ऐसा ABCD, ठीक। अब मान लो कोई एक लिगेंड आ रहा है L, ठीक है, लिगेंड L आ रहा है, या E मान लो E आ रहा है, ठीक है। तो ये जो E वाला है, कौन सा E वाला क्या करता है, किसी ना किसी एक को रिप्लेस करेगा, ठीक। मान लो इस E वाले ने इस D को रिप्लेस किया, ठीक है, ये आया और ये गया, तो आपको कैसा दिखेगा, M A B C और E, और D निकल गया। तो अब ये जो E आ रहा है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, उसकी रेट या रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करेगी, वो A पर डिपेंड करेगी। A पर डिपेंड करेगी कि A वाला इसके ट्रांस पे लगा हुआ है, तो वो E वाले के लिए रिएक्टिविटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। मतलब E वाला जब आएगा D वाला निकल जाएगा, तो क्या होगा, A डायरेक्ट करेगा इसको, किसको, E को। ट्रांस में आ रहा है ना, अपोजिट आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है ये, है ना। तो ट्रांस में आ रहा है ये, तो ये E वाला जब आएगा तो ये A डायरेक्ट करेगा। तो इस A के लिए होती है ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, जो कि मैंने ये लिख रखी है कि कौन सा अच्छा डायरेक्टर है, ट्रांस डायरेक्टर कौन सा अच्छा है, A वाला कौन सा अच्छा है। A वाले के बारे में लिखा है ये, साइनाइड बहुत अच्छा ट्रांस डायरेक्टर होता है, कोई लिगेंड आता है तो इसको रिप्लेस कर देता है, इसके ट्रांस पे जो रहता है, बस इतना सा कहानी, ठीक। और वो ओवरऑल काइनेटिक इफेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह बता सकते हो, सारी चीजें, है ना। बस आपको ये सीरीज याद करनी है, साइनाइड फिर CO फिर NO फिर ET फिर PR3H PH NO2 I SCN BrCl पाई अमोनिया OH वाटर। और ये याद करने का मैंने ट्रिक भी लिख दिया, क्या, साइनाइड मतलब सोनू, ठीक है, साइनाइड मतलब क्या हो गया, सोनू। को मतलब ऐसे याद रखो, सोनू को, NO मतलब नोबिता, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ना। नोबिता से नहीं, ET मतलब एलिजा से प्यार है, PR मतलब प्यार, मतलब ये फास्फोरस के साथ अल्काइल लगा हुआ है, प्यार है मतलब हाइड्रोजन। अगर फिर, तो PH के लिए ऐसे याद रखना, PH के लिए क्या है, फिर, PH मतलब फिर, वो तो राइम करने के लिए अगर फिर बना दिया ना। अगर फिर, नहीं मतलब NO2, I मतलब I, सचिन मतलब SCN, ब्रो मतलब ब्रोमीन, कल मतलब क्लोरीन। अगर नहीं आए सचिन ब्रो कल, PY मतलब प्यार, नहीं मतलब अमोनिया, प्यार नहीं उसे मतलब OH ग्रुप, पानी मतलब वाटर, पानी देंगे, ठीक है। पढ़ लो एक बार, सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा से प्यार है, अगर फिर नहीं आए सचिन ब्रो कल, फिर कल प्यार नहीं उसे पानी देंगे, ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हो। ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज मतलब अगर कभी कोई लिगेंड ट्रांस पर रिप्लेस करे, तो अगर साइनाइड के ट्रांस पर आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा, उसकी रेट बहुत ज्यादा होगी, फिर CO फिर NO, इस तरीके से होता है ना। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, A के लिए बात कर रहे हैं सारी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। NCERT में एक टॉपिक दिया कलर, मतलब कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों, क्योंकि VVT तो कलर के बारे में बता नहीं पाती थी, CFT बता पाती थी ना कलर के बारे में, यही तो बताया था हमने, है ना। तो CFT से हम VVT का जो लिमिटेशन था वो पूरा कर लेते हैं, CFT से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ NCERT में TiH2O6 3+, इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना।
ये होता है आपका वायलेट कलर का TiH2O6 3+। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, टाइटेनियम कितना है 3+, तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है। AR टाइटेनियम क्या है आपका 22 है ना, साइंस टीचर, हाँ। 4s2 3d2 18 2 20 2 22। Ti 3+ है तो 2 यहां से उड़ाओ, Ti 3+ है तो क्या करोगे, AR 2 यहां से उड़ाओगे और 1 यहां से उड़ाओगे तो D1 आएगा, मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं यहां पर बना लेता हूं डायग्राम, ध्यान से समझना। दिख रहा है आपको ये कलर है, ठीक। तो ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक। ऐसा क्या हो गया, अच्छा ये है ना। ध्यान से देखना जरा, बात को समझना है ना, थोड़ा सा और बचा है, बस एक बार देख लो अच्छे से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये कौन सा सेट है तुम्हारा T2G सेट, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाइडल फील्ड वाला बनाओगे। सिमिलरली ऊपर क्या है तुम्हारा ई सेट, EG सेट, सॉरी ई सेट नहीं, EG सेट। तो ऊपर है तुम्हारा EG सेट, तो ये T2G और ये EG। अब होता क्या है यहां पर, ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है। तो कोई भी कंपाउंड कलर क्यों दिखाता है वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो ये हायर एनर्जी d ऑर्बिटल में जाता है, जिसको बोलते हैं dd ट्रांजिशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये, dd ट्रांजिशन, dd ट्रांजिशन कर रहा है, लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा है। कैसे जाएगा, इसको कुछ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कुछ एनर्जी मिली, ठीक है, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ लैम्डा एब्जॉर्ब्ड बोल रहा हूं मैं, कुछ उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, तो ये लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा एब्जॉर्ब करके। अब जब हायर से लोअर में आएगा, ये देखो, जब ये हायर में चला गया तो आपको ऐसा दिखेगा ना, ये जब ये हायर में चला गया, देखना जरा ध्यान से, जब ये हायर में चला गया तो आपको अब ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, लोअर से हायर में चला गया ना, मतलब T2G से ट्रांजिशन कहां हो गया, EG में हो गया ना, मतलब DD ट्रांजिशन उसने कर लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, ये वाला, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में मतलब ओरिजिनल स्टेट में आता है जहां पे था, तो जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, और जो रेडिएशन एमिट करता है विजिबल रीजन में उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको कलर दिख जाता है। तो लैम्डा EM मतलब एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर दिखता है, और लैम्डा एब्जॉर्ब मतलब ये एक पर्टिकुलर एनर्जी ले रहा है, तो एनर्जी लेकर ये ऊपर गया, जब हायर से लोअर एनर्जी में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, ध्यान से सुनना जरा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके, फिर वो हायर से जब लोअर में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, और उसी एमिटेड रेडिएशन की जो विजिबल रीजन में वेवलेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग आपको कलर दिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कलर किसके अकॉर्डिंग दिखते हैं, लैम्डा एमिटेड के अकॉर्डिंग दिखते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है, किसके अकॉर्डिंग आपको कलर दिखते हैं, एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर दिखते हैं, ध्यान रखना इसको। एमिटेड जो निकलती तभी तो दिखेगा भाई, आपको ये लाल कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि वेवलेंथ लाल निकल रही है, लाल की है ना, ऐसा समझ गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें एक बात और आती है, क्या, ये कहानी तब होगी ना जब तुम कॉम्प्लेक्स में होगे, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये कलरलेस होता है। सिर्फ टाइटेनियम 3+ की बात करेंगे तो कलरलेस है, कॉम्प्लेक्स अगर नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे अपन। कॉम्प्लेक्स में तो ये कलर, भाई ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का है, Ti+3 कलरलेस है। कॉम्प्लेक्स जब होगा तभी तो ये सब स्प्लिटिंग वगैरह बताओगे आप, कॉम्प्लेक्स में ही तो होती है स्प्लिटिंग, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल, कॉपर सल्फेट तुम्हारा कलरलेस होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट .5H2O तुम्हारा ब्लू कलर का होता है, जिसको ब्लू विट्रियोल बोलते हो। समझना बात को, क्या कह रहा हूं मैं, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको,
जो एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ वही बताना चाह रहा हूं मैं। कॉपर सल्फेट तुम्हारा व्हाइट है, ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट .5H2O तुम्हारा क्या है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल बोलते हो इसको। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये एग्जिस्ट करता है CuH2O4 एज अ कॉम्प्लेक्स ऐसे, ठीक है, SO4.H2O ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स में ही कहानी होगी डीडी ट्रांजिशन वगैरह की, ठीक। चलें आगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, एक रिएक्शन दे रखी जिसमें उन्होंने कलर वलर समझाए हैं, है ना। जैसे NiH2O6 2 पॉजिटिव, ये होता है बेटा तुम्हारा ग्रीन कलर का, है ना। ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का होता है। En क्या होता है, डाइडेंटेड। ध्यान सुनना, En क्या है, डाइडेंटेड। ये डाइडेंटेड है तो यहां से तुम्हें 2 वाटर हटाने पड़ेंगे, एक En लाना पड़ेगा ताकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहे, है ना। तो आप कैसे बनाओगे, देखो इसको दिखाओगे, NiH2O 4 लिखोगे और En लगा दोगे और 2 वाटर बाहर निकल गए, ठीक है, और 2 पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल ही है, En भी, है ना, ऐसा। तो ग्रीन से इसका कलर कुछ और हो जाता है। अभी मैं कलर याद करने का तरीका बताऊं, पहले रिएक्शन समझा रहा हूं। 2 वाटर निकल गए, एक En आ गया। मान लो फिर से रिएक्शन लिखनी है इसकी, तो NiH2O4 En, ध्यान से देखना, 2 प्लस एक और En आया, ध्यान से देखना, एक En आएगा, फिर से 2 वाटर निकलेंगे, तो NiH2O कितने बचेंगे, 2, और En कितने हो जाएंगे, 2। फिर से 2 वाटर निकल गए, ठीक है। अब और आगे बढ़ो, अगर एक और En लाओगे, एक और En लाओगे, तो H2O2 En होल ट्वाइस। अगर तुम एक और En लाओगे तो फाइनली आपके सारे वाटर रिप्लेस हो चुके होंगे किससे, En से। तो NiEn होल थ्राइस 2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर और निकल गए। देखते जा रहे हो, क्योंकि En डाइडेंटेड है, वाटर मोनोडेंटेड है, 2 वाटर निकलकर एक En आएगा, है ना। अब ये ग्रीन है, ठीक है, तो ये है आपका पेल ब्लू, ये है पेल ब्लू, ठीक है, और ये है तुम्हारा ब्लू, ये होता है ब्लू। दिख रहा है इतना, ये वाला नहीं दिख रहा, ब्लू, ये ब्लू लिख देता हूं, है ना, ब्लू, ठीक है, या पर्पल भी लिखा जाता है ना, ब्लू या पर्पल, ठीक। और ये होता है, ये वाला वायलेट कलर होता है। ये इन कलर को याद भी कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना। तो कैसे याद रखोगे इसको, देखो यहां लिख देता हूं मैं, कैसे याद रखना है। इसका ग्रीन है, ग्रीन को याद रखो ग्रेट। ग्रीन को कैसे याद रखोगे बेटा, ग्रेट। पीवी का मतलब पंजाबी, ग्रेट पंजाबी, ठीक है, ग्रेट पंजाबी बीवी, ग्रेट पंजाबी बीवी, मतलब बीबी से याद रख लो, बीवी मतलब वो बीवी है ना। तो ग्रेट पंजाबी मतलब पीबी, बीवी मतलब ब्लू और ये वालेट, है ना। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, है ना। समझ गए कहानी। अब जो कलर की बात आती है, एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना कलर का। अब ध्यान से देखना, एक चीज और समझ लो। कभी भी आपको जो कलर दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक होती है बेटा तुम्हारी एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ और एक होती है तुम्हारी एमिटेड, है ना। ध्यान से देखना, दिख रहा है ये सर्कल, ठीक है। कलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो बता रहा हूं। देखो, एक तुम्हारी एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ होती है और एक होती है एमिटेड। कलर किसके अकॉर्डिंग दिखते हैं तुम्हें, एमिटेड वेवलेंथ के, है ना। तो हम उसको ऐसे याद रखते हैं क्या, ये है V B G Y O R। आपने पढ़ा है बचपन में क्या, विबग्योर। अब विबग्योर में से जो आई है वो मत लिखो, ठीक है, सिर्फ वीवी ग्योर लिख दो, है ना। ये इंडिगो इसी में ही लिख सकते हो आप, है ना, वायलेट में ही। तो वीवी ग्योर लिखते हैं ऐसा, है ना। अब देखना, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपसे बोलें कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड ने, ठीक,
वायलेट कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, वायलेट कलर की एब्जॉर्ब करी, तो कलर कौन सा दिखता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा? अगर वी एब्जॉर्ब किया तो क्या दिखेगा? येलो दिखेगा। ऐसा वायलेट एब्जॉर्ब किया तो क्या दिखेगा? अपन चाहें तो ऐसा इसको वायलेट कलर से ही कर दें क्या? अगर आपने ये एब्जॉर्ब करवाया, वायलेट एब्जॉर्ब कराया, तो येलो निकल गया, मतलब कलर जो दिखेगा वो येलो। मतलब ये जो वायलेट है वो एब्जॉर्ब्ड की वेवलेंथ है, एमिटेड कौन सी है? येलो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कौन सा कलर दिखता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। तो ये कलर वाला व्हील याद रखना। जैसे, और सुनो, अगर तुमसे बोला गया है रेड एब्जॉर्ब करी, रेड एब्जॉर्ब करी, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका जस्ट अपोजिट क्या आएगा? ग्रीन। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? ग्रीन। तो ग्रीन एमिट होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर बोला जाए ब्लू ग्रीन, सुनना, ब्लू ग्रीन, बीच का बोलें रेड ऑरेंज, ग्रीन येलो, ये दोनों के बीच का, तो इसका अपोजिट के बीच का वायलेट रेड, रेड वायलेट, ऑरेंज येलो, ब्लू वायलेट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलना है तुम्हें, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ होती है वो ये वाली है, ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है, ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है, ये क्या है? लैम्डा एमिटेड है, लैम्डा एमिटेड। इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व होते हैं, ऑब्जर्व्ड कलर जो होते हैं, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड नहीं, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, तो जो ऑब्जर्व्ड कलर होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो बस ये ध्यान रखना आप, कभी अगर आपसे कलर पूछ ले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है ना, तो आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो भी आपसे बोले, जैसे मान लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब बोल दे ब्लू, तो आप बोल देना ऑरेंज, भाई ब्लू है तो ऑरेंज निकलेगा। समझ गए? तो कलर का ये याद रखना व्हील अच्छे से, ठीक। चलें आगे, ये मैंने आपको समझा ही दिया एनसीईआरटी का एग्जांपल। अब कर लेते हैं बेटा प्रैक्टिस और कहानी खत्म। घर जाओ आराम से, बढ़िया तरीके, घर पे तो हुई, आराम से चाय नाश्ता करो, फिर इसको रिवाइज कर लेना। बस ये पढ़ लो, अभी मत जाओ, है ना। चलो भाई आगे बताना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा एब्जॉर्ब्ड निकालना है, ठीक है। लैम्डा एब्जॉर्ब्ड निकालना है, तो पहले तुम क्या करो? विजुअल रीजन में लैम्डा एब्जॉर्ब्ड निकालना है। इन सब का सीएफएसई मुझे बता सकते हो? क्यों? सीएफएसई का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एचसी बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा एब्जॉर्ब्ड ऐसे लिख सकते हो। तो सीएफएसई अगर ज्यादा तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड आपका कम, खत्म, ऐसे कर लो। बताना जरा, सीएफएसई का ऑर्डर बता दो जरा मुझे, बताओ जरा। ये क्या है? NO2, ये अमोनिया, ये H2O। अब ये अलग अलग लीगेंड आ गए, अब लीगेंड अलग अलग आ गए तो आपको सीएफएसई का वो फैक्टर याद करना पड़ेगा, लीगेंड वाला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है? वाटर पीछे आता है, फिर अमोनिया, फिर NO2। ये ऑर्डर किसका है? सीएफएसई का। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो CFSE का ऑर्डर क्या आ गया? 1 सबसे कम, फिर 2 और फिर 3। ये CFSE का ऑर्डर है। इसका उल्टा कर दोगे तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर आ जाता है, खत्म। CFSE का उल्टा होता है, ठीक है। अगला सवाल, JTD इज नॉट ऑब्जर्व। मैंने बताया था कहां का नहीं होता है। JTD कहां नहीं होता? D3, D5 वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और D8 में और D10 में, खत्म कहानी। देखो जरा, JTD इज नॉट ऑब्जर्व इन D4, D9, D7, D8 लिखा है, खत्म हो गया। D8, D9, D8 और D10 में और D3 में वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं, वीक और स्ट्रॉन्ग यहां चाहिए आपको। डेल्टा O फॉर दिस इज 18,000, 1800 नहीं 18,000, ये उसकी यूनिट होती है डेल्टा O की। फाइंड डेल्टा T। अरे वाह यार, मजा आ गया। डेल्टा T क्या होता है? 4/9 टाइम्स डेल्टा O, 4/9 टाइम्स डेल्टा O, ठीक है। तो 4/9 इंटू 18,000, ठीक है। तो 9 का कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। 2,000 का 4 गुना 8,000, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। अगला देखो, अरेंज ऑर्डर ऑफ CFSE। बताना जरा क्या है ये CFSE का ऑर्डर? Cl, Cn और अमोनिया। मैं बोल रहा हूं इसको 1, इसको 2 और इसको 3। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? अगर आप उससे नहीं कर सकते तो आप उस डोनर वाले से भी कर सकते हो, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, हेलोजन डोनर। तो CFSE किसकी ज्यादा? कार्बन डोनर 2,
फिर नाइट्रोजन डोनर 3 और हेलोजन डोनर 1, और आप उससे चेक भी कर सकते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, है ना। तो CFSE का ऑर्डर ये हो गया 231। अरेंज ट्रांस इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग स्पीसी। अब ट्रांस इफेक्ट की सीरीज याद करो। सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा से प्यार है, अगर नहीं आए सचिन ब्रो फिर कल प्यार नहीं उसको पानी देंगे। याद करो तो क्या आएगा। सोनू मतलब क्या होता था आपका, याद करो। आप याद दिलाना पड़ेगा क्या। ट्रांस इफेक्ट ये साइनाइड वाला, देखो सोनू को, है ना। चलो भाई क्या लिखेंगे। सोनू को नोबिता से नहीं एलिजा से प्यार है, फिर नहीं आए, मतलब ये दोनों में ये हो गया। सचिन ब्रो कल प्यार नहीं उसको पानी देंगे, खत्म हो गया। तो ये ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज से ही हमने आंसर लिख दिया। ये शायद नीट 2016 का सवाल है, ठीक है। तो ये कहानी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड। आई होप आपको सारी की सारी कहानी समझ में आई होगी। काफी सारी चीजें हमने आज पढ़ ली हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपके सामने आपको सवाल दिखेंगे। बस एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, 2 मिनट और। बहुत दिन से मुझे आपसे एक बात कहनी थी, और वो बात है जो मेरे दिल के सबसे करीब है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं थैंक यू, थैंक यू। ठीक, तो यहां तक आए, आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, और इस थ्योरी में आपने जो जो पढ़ा भाई साहब वो अलग ही लेवल का था। मतलब था तो वो अपने सिलेबस का ही, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा दिया है ना। बाकी आप लोग बता ही देते हो, है ना। तो अच्छे तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देख लो। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सटासट बनाते जाओ। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। वर्नस थ्योरी, सिजविक थ्योरी, वीवीटी और CFT पे आ गए अपन, है ना। अब आइसोमेरिज्म और ऑर्गेनोमेटेलिक बचा है, बस खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको कवर करो। कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और इतना आसान है, बस एक बार समझने की है। आपने क्या है ना, इसको अभी तक समझा नहीं, अब आपको समझ में आ रहा है पहली बार, इसलिए आपकी जिंदगी थोड़ी अच्छी लग रही है ना। तो अब आपने जब समझ में आपको आ रहा है तो उसको अच्छे से कर ही लो, अभी खत्म कर दो इसको, है ना। तो जो साथ में लेक्चर आते जा रहे हैं अपने, उसको वहीं खत्म करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक। और बाद में उसको रिवाइज कर लेना 5 दिन 10 दिन के बाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओ, मजा आ जाएगा यार, क्या है इसमें, है ना। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।